दोस्तों नमस्कार, दिस इज निशांत। आज के इस वीडियो में हम लोग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, चाहे प्रीलिम्स या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या जो भी आर्गुमेंट्स हैं जो हम एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड हमने दो एमसीक्यूज यहाँ दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंडियाज कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर डॉक्ट्राइन एम्ड एट टैकलिंग थ्रेट्स अक्रॉस वाटर, लैंड एंड एयर? त्रिनेत्र, प्रहार, शील्ड और राष्ट्र सुरक्षा फ्रेमवर्क। दूसरा है अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीतास फ्रॉम बोट्सवाना आर शेड्यूल्ड टू बी ट्रांसलोकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स? रणथंभौर, गिर, कुनो और कान्हा। और ये जो नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में है? इन दोनों का आंसर आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करेंगे ताकि हमको पता लगेगा कि आपको इस वीडियो से कुछ फायदा भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट फैसेट्स थे छोटे छोटे न्यूज आर्टिकल से, लेकिन उसका महत्व होता है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। अहेड ऑफ अमित शाह मार्च 31 डेडलाइन टू एस्ट मॉइस्ट मूवमेंट। अभी जो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते रहते हैं, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, और जो एक रेड कॉरिडोर बनाया गया जहां पे मॉइस्ट एक्टिविटी काफी ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है। यूनियन होम मिनिस्टर का एक टारगेट था कि 31 मार्च 2026 तक हम ये सारे मॉइस्ट मूवमेंट और जो रेड कॉरिडोर है उसको कंप्लीट फिनिश ऑफ कर देंगे, मॉइस्ट जो एक्टिविटी है उसी को फिनिश ऑफ कर देंगे। और इसी संदर्भ में देखोगे तो डेली बेसिस पे अभी मॉइस्ट का सरेंडर हो रहा है ना। तो वो उसी रेफरेंस में है कि जो टारगेट लेके चला गया था, कि देखोगे तो काफी हमारे जो भी सीएपीएफ हैं, जो पर्सनल से जैसे सीआरपीएफ है, वो कंप्लीटली इन्वॉल्व रहती है इन्हीं मॉइस्ट एक्टिविटीज को और खत्म करने के लिए या इसके काउंटर के लिए। तो वो सब एक्टिविटीज कम हो जाएंगी अभी, क्योंकि मॉइस्ट का खात्मा हो जाएगा। इसका टारगेट डेट 31 मार्च रखा गया है। टारगेट डेट किसने बोला था? यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने बोला था। ये एग्जाम्पल जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, किस तरह से राजस्थान में डाइवर्ट हुआ जा रहा है, ये आप केस स्टडी में लिख सकते हो। ये आप केस स्टडी में भी लिख सकते हो, एज वेल एज आप इसको मेंशन कर सकते हो अगर इंटरव्यूज दे रहे हो तो। उसमें क्या होगा कि अगर आप बिहार के एग्जांपल्स को लिखते हो तो बिहार थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में जाता है। आप अगर डीबीटी के बारे में लिख रहे हो और डीबीटी की खामियों को लिखना हो, क्रिटिसिज्म लिखना हो कि इसमें लीकेजेस हो रहे हैं, तो वो लीकेजेस में अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देते हो तो आप सेफ भी रहोगे और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। इसीलिए ये आर्टिकल इंक्लूड किया गया है। डॉक्टर सस्पेक्ट न्यूरोटॉक्सिन टू बी फॉर सी फूड पॉइजनिंग एट होटल इन केरला। यहां से सवाल बन सकता है कि न्यूरोटॉक्सिन की क्या प्रॉपर्टी है? ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है, ये एक पॉइजन है, और भी 3-4 ऑप्शन रहेंगे। तो न्यूरोटॉक्सिन क्या है? एक पॉइजन है। ये डेली बेसिस का न्यूज है, हो सकता है इसी से एक न्यूज डायरेक्टली आ जाए। इंडिया ट्रेड डील टॉक्स रीशेड्यूल फॉर यूएस, सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप्स ट्रम्प टैरिफ्स। हमने जो कंप्लीट एक हफ्ता 1.5 हफ्ता जो यूएस डील के बारे में डिस्कस किया था एलेबोरेटली सारे एंगल्स को, वो सारा खत्म हो गया जब यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने सारे टैरिफ को ही, ट्रम्प का जो टैरिफ था उसी को नल एंड वॉइड कर दिया। खैर इसके बारे में और चर्चाएं होंगी तो हम देखेंगे, फिलहाल हमारे लिए इसमें काम की चीज बस ये है कि यूनाइटेड स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को स्क्रैप कर दिया, कंप्लीट नल एंड वॉइड कर दिया। अगला आते हैं हम लोग, लूला डा सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है। इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ कहा है। जैसे अभी क्या हो रहा है कि इंडिया वर्ल्ड स्टेज में उभर के आ रहा है, इंडिया अभी वर्ल्ड में उभर के आ रहा है, और जो ग्लोबल साउथ है इस ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ में इंडिया का कहें तो फॉरमोस्ट पार्टनर जो है इंडिया की एक डेवलपिंग कंट्री के फॉर्म में, वो ब्राजील ही है। तो ब्राजील जब के प्रेसिडेंट जब इंडिया आते हैं तो वो कहते हैं कि इंडिया डजंट हैव द माइंडसेट ऑफ ए कॉलोनाइजर। दैट मीन्स वो बताते हैं कि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के एक मैक्सिमम स्तर तक हम क्या जाते हैं, तो एक जो नैरेटिव उभर के आता है ना, कि जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये सब अब एक साथ आए। जो एरा एक टाइम का एरा था जहां पे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म किया जा रहा था, ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा था, और जियोपॉलिटिकली फ्रेगमेंट किया जा रहा था, अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग ग्रुपिंग्स में किया जा रहा था, उसका अब खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ग्रेटर पावर अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज जो सताए हुए हैं, वो एक साथ आ गया है ना। तो ये जो काफी दिन से जो आगे चला था, तो इंडिया इसमें उभर के आ रही है कि इंडिया जरूरी नहीं है कि एक बड़े भाई की तरह ऊपर बैठ के चेयर करेगा मीटिंग को, बट एक पार्टनर होगा ग्लोबल साउथ में। वो उनका समझ है और वो ऐसा इन्विसाज कर रहे हैं। लेकिन हमारे संदर्भ में तो हम यही कोशिश करेंगे कि इंडिया शुड लीड द ग्लोबल साउथ। ठीक है, अब देखो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ये कंट्रीज फेस कर रही हैं, चाहे जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं या फिर ओवरऑल जो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, जो यूएस ब्लॉक में नहीं है, जो यूएस के साथ खड़े नहीं रहते हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं।
सबसे पहला तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो टैरिफ है, जो प्रोटेक्शनिज्म है, उसको बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। ब्रिक्स का कॉपरेशन, ब्रिक्स में कॉपरेशन बढ़ नहीं रहा है, उसको बढ़ाने की दिशा में सोचा जा सकता है आगे। फिर जो ग्लोबल साउथ साउथ इंगेजमेंट है, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको हटा के बाकी जो कंट्रीज हैं वो सब का कैसे साथ में आए, ठीक है। तो ये इन्हीं सब चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए लूला डा सिल्वा का विजिट हुआ था इंडिया, कि ग्लोबल साउथ में हम पावर को रीफ्रेम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि कोई एक कंट्री है तो वो दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करे, वो उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल मैकेनिज्म में इंटरवेंशन ना करे। हम एक डोमिनेंस की पॉलिसी ना रख के डेवलपमेंट रिलेटेड पार्टनरशिप करें, है ना, ताकि हम जो हमारे वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं, जो वेस्टर्न ब्लॉक्स हैं या फिर जो चाइना सेंट्रिक, जो चाइना सेंट्रिक फ्रेमवर्क्स डेवलप हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा हटके कुछ एक नई चीजों पे ध्यान दिया जाए। अगर इंडिया ब्राजील के रिलेशन को देखो तो इंडिया ब्राजील रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस बार मेंस लिख रहे हो तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं एक शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इंडिया और ब्राजील, याद करोगे तो इन्होंने अपना जो रिलेशन है वो स्टार्ट किया था 1948 में, मतलब बायलेटरल रिलेशन, बायलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1948 में स्टार्ट किया था, और इसकी हिस्ट्री कॉलोनियल हिस्ट्री से ही है ना। लेकिन जब कोल्ड वॉर हुआ तो दोनों कंट्री इस तरह से समानांतर में चले कि कोल्ड वॉर के टाइम में दोनों ने नॉन अलाइन पोजीशन ले लिया और ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म को एडवोकेट करने लगे, राइट। तो हम समानता यहां विकसित कर सकते हैं इंडिया और ब्राजील में कि दोनों कंट्रीज ने 1948 में डिप्लोमेटिक रिलेशन साथ किया। कॉलोनियल हिस्ट्री जो है, यानी कि वहां भी ब्रिटिश का शासन था, हमारे यहां भी ब्रिटिश का शासन था, उन्होंने भी ब्रिटिश की एट्रोसिटीज झेली थी, हमने भी ब्रिटिश की एट्रोसिटीज झेली हैं। उन्होंने भी कोल्ड वॉर के टाइम पे एक नॉन अलाइंड स्टैंड लिया था, हमने भी नॉन अलाइंड स्टैंड लिया था। वो भी ग्लोबल गवर्नेंस जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म की बात करते हैं, हम भी रिफॉर्म की बात करते हैं। फिर देखोगे तो करीब वो टाइम आता है करीब 2003 2004 के करीब में एक इस्टेब्लिश हुआ था इब्सा करके, है ना। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक फ्रेमवर्क बना था कि जो साउथ साउथ कॉपरेशन की बात हो रही थी उसी टाइम से, साउथ साउथ, क्योंकि देखो हर एक टाइम जो एरा होता है कहीं ना कहीं सताए जाते हैं जब डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, तब सब साथ में आ जाते हैं। तो उस टाइम में भी 2003-4 में भी ये हुआ था ऐसा कि जब लगा कि जो भी साउथ के कंट्रीज हैं, है ना, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, ये सब साथ आ गए एक फ्रेमवर्क में जिसका नाम रखा गया इब्सा। फिर बनाया गया ब्रिक्स, जिसमें ब्रिक्स तो आप जानते हो कितना पावरफुल होता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे ही चाइना को हमने इंक्लूड किया तो अपना एक इकोनॉमिक डायमेंशन ही चेंज कर लिया। जियोपॉलिटिकल में अच्छा कोऑर्डिनेशन के लिए हमने चाइना को इंक्लूड किया था, है ना। एनर्जी के बारे में, ट्रेड के बारे में और ज्यादा चीजें बढ़ी। इसके बाद से दोनों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है वो काफी अच्छा बढ़ा। बायलेटरल ट्रेड इतना बढ़ा कि ये जो है करीब 15 बिलियन डॉलर के अराउंड हो गया था इंडिया ब्राजील के बीच में ट्रेड। किस किस दिशा में हो रहा था? अगर आज के टाइम पे मेजर चीज मानो तो एनर्जी है, जहां बायोफ्यूल्स है, ऑयल है, फिर आपका एग्रीकल्चर है, उसके बाद आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर है, या फार्मास्यूटिकल्स बोलें, फार्मास्यूटिकल्स है ना। फिर आप एक मेजर एरिया जो उभर के अभी आ रहा है वो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, फिर स्पेस कोलैबोरेशन है। ये सब चीजें काफी लाइमलाइट में है, जिसमें इंडिया और ब्राजील एक साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि यूएस का जब टैरिफ होता है तो उसके कारण अगर वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करती है तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के पास भी तो अधिकार है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म करता है वर्ल्ड ऑर्डर में तो आपका जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं हिंडर होता है, आप इसको मानेंगे। अगर आप पे सैंक्शन लगाए जाते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होती है। अगर सप्लाई चेन को अगर सप्लाई चेन को ही वेपनाइज किया जाए, जैसे यूरोपियन कंट्री से अगर इंडिया आना है तो रेड सी के थ्रू आएगा, या फिर स्वेज कैनाल के थ्रू आएगा, स्वेज कैनाल, रेड सी स्वेज कैनाल के थ्रू आएगा। अगर स्वेज कैनाल के थ्रू आएगा और स्वेज कैनाल को ही इजिप्ट अगर वेपनाइज करना शुरू कर दे, वहां से जो भी पास करे उसे कोएर्सिव मेजर लेने लगे, तो क्या होगा? वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इंडिया और ब्राजील ने साथ आके कहा कि हम क्यों ना WTO में एक रिफॉर्म लाएं जिसमें हम इसकी बात करें कि जो ट्रेड फ्रेमवर्क है वो मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क हो। मल्टीलेटरल, इसका क्या मतलब होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क का मतलब होता है, जैसे अभी इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड डील साइन किया,
इंडिया ने ईयू के साथ ट्रेड डील साइन किया। अगर मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क होता तो ऐसा होता कि यूनाइटेड स्टेट एक साथ आती और कहती कि चलो भाई हम इन सब कंट्रीज के साथ साइन कर रहे हैं और ये सब कंट्रीज भी हमारे साथ, मतलब एक यूएस सेंटर पॉइंट नहीं रहता। सेंटर पॉइंट रहता जो मसला है, जो इशू है, वो इसके अराउंड कंट्रीज अपने अपने फ्रेमवर्क लेके आते और एक मल्टीलेटरल ट्रेड फ्रेमवर्क स्टैब्लिश होता। फिर बात करते हैं कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस होने हैं वो कोएर्सिव नहीं होने हैं, वो वन साइडेड नहीं होने हैं, फेयर होने हैं और कन्विंसिंग होने हैं। ठीक है। फिर जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज आज के टाइम पे अडॉप्ट कर रही हैं, वैसी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो काफी कोएर्सिव हैं, उससे हम कैसे रेसिस्टेंट हों, उस पर भी बात कर रहे हैं। ये इंडिया और ब्राजील एक जगह पर मिलते हैं। देखो जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जो भी चीजों की, जैसे WTO रिफॉर्म की चर्चा कर रहे हैं, मल्टीलेटरल चर्चा कर रहे हैं, ट्रेड नेगोशिएशन, ये सब जो है आपके क्या हैं, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आप इंडिया ब्राजील या इंडिया ग्लोबल साउथ में भी, या ग्लोबल साउथ के कोई भी कंट्रीज, इंडिया साउथ अफ्रीका का रिलेशन है, उसमें आप ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिक्स के अंदर बहुत सारी पार्टिसिपेशन पहले से ही चल रही थी कि ग्लोबल साउथ में कुछ फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स डेवलप किए जाए, डी डॉलराइजेशन की तरफ में जाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक का जो गवर्नेंस है उसको हम थोड़ा और ज्यादा एडवोकेट करें, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है और उनका जो इंक्लिनेशन है वो यूरोपियन कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ है ना। तो ब्रिक्स की जो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग है वो कहना चाह रहे हैं कि हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए रदर देन डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंस का जो भाव था उससे हटके हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ आना चाहिए। ये कंप्लीटली ब्रिक्स की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। इसी पे जो लुला डा सिल्वा है उनका स्टेटमेंट अलाइन होता है, आर्टिकल में यही सब मेंशन किया गया है ना। तो किस तरह से पॉलिटिकली और कहें तो ट्रेड डील्स में इन सब चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो सब की बात होती है। अब देखो इंडिया और ब्राजील, या कहें तो जो साउथ साउथ कॉपरेशन है, जैसे इंडिया ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, अगर ये तीनों कंट्री साथ में है तो किन किन चीजों में साथ आ सकते हैं, हमने ऑलरेडी देखा कौन कौन सी चीजें हैं। ये चाहे अभी रिन्यूएबल एनर्जी में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, रिन्यूएबल एनर्जी में हो, है ना। फिर फार्मा सेक्टर में आप जानते हो इंडिया काफी स्ट्रांग है, तो फार्मा सेक्टर में बात हो सकती है। फिर देखोगे तो अभी डिजिटल स्टैक्स की दिशा में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप अगर करना है तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सारी कंट्रीज अच्छा काम कर सकती हैं। फिर अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो हमने ये कहा था कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, तो अगर डाइवर्सिफाई करना है तो ये तो किया जा सकता है कि बाकी जो जो साउथ साउथ कंट्रीज हैं वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर लें, है ना। किसी भी सिंगल मार्केट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अगर वो मार्केट डिस्टर्ब होता है तो आपका पूरा बैकएंड जो है, पूरा अपस्ट्रीम जो है वो परेशान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों की बात की गई है। और वो एक बात करते हैं कि कॉलोनियल फ्रेमवर्क माइंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम कभी भी, कॉलोनियल माइंडसेट का क्या मतलब होता है, कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब होता है किस तरह से कॉलोनियल पॉलिटिकल डोमिनेंस का पॉलिटिकल डोमिनेंस का भाव रखते थे मन में हमेशा, किस तरह से वो कंट्रीज के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का दिमाग, मतलब ऐसे ही आप समझो ना कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब क्या हुआ। फिर आप देखो जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो क्या करते थे, वो अपने कल्चर को इंपोज करते थे और हमारे कल्चर को नीचा दिखाते थे, यानी कल्चरल सबऑर्डिनेशन की बात होती है। बहुत ब्यूटीफुल कीवर्ड्स इन्होंने मेंशन किया है आर्टिकल में, और इन कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप ऐसे लिखते हो, जब भी आप आंसर्स लिखते हो, ब्रॉड आंसर्स लिखते हो, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात होती है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की बात होती है, कॉलोनियल कल्चरल सबऑर्डिनेशन की बात होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलोनियल माइंडसेट बोलते हैं। लेकिन इंडिया इन सब तीनों चीजों में किसी में भी इंगेज नहीं है। इंडिया क्या करती है कि अगर साथ में आती है तो डोमिनेंस शो नहीं करती है, कभी भी रिजीम चेंज इंटरवेंशन नहीं करती है। यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा से उसी में इन्वॉल्व रहती है। कभी भी हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे देखो अफगानिस्तान में भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की है, लेकिन हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले उन पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई साहब आप अगर हमारे आपके यहाँ पॉलिटिकल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसके बदले में आप हमको अपना पॉलिटिकल कंट्रोल दे दो, आप हमको अपना मिलिट्री बेस बनाना, तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम एक म्यूचुअल बिहेवियर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला भाव रखते हैं। यही लुला डा सिल्वा इसमें कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यही सब चल रहा है इसमें। अगला आर्टिकल हम देखते हैं। आप मोटा मोटी समझ गए होंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं और आर्टिकल में क्या लिखा है, इसको हमने आपको बता दिया। ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छा
होने वाला है, क्योंकि इससे आपको जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें बहुत अच्छे अच्छे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। हमने आपको मैक्सिमम चीज़ बता दिए हैं, 5-10% जो बचेगा वो आप देख सकते हैं। वही 3-4 चीज़ों में बात होती है। जब भी इन सब कंट्रीज़ की बात होगी तो आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करिए, आप एक ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा करिए जो मल्टीलैटरल हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पे जॉइंट इनोवेशन किया जा सके, क्योंकि फंड की कमी है। आप हमेशा मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म की बात करें, जो भी आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनएससीएस में रिफॉर्म की बात करें। आप बात करें कि जो भी क्लाइमेट रिलेटेड कॉपरेशन है उसमें क्या है, हैवी फंड चाहिए। तो जो बायोफ्यूल अलायंसेज जैसे हो रहे हैं उसमें सब आदमी अपना अपना पैसा लगाएं। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी अगर डेवलप करें तो सब आदमी अपना पैसा लगाएं, बाद में उसे एक्सट्रैक्ट कर लें, है ना। पॉलिटिकल डायलॉग हो तो म्यूचुअल डायलॉग हो, राइट। तो इन सब सारी कंट्रीज जो हैं, जो साउथ साउथ का हिस्सा है, वो सारे जो हैं एक परेशान है एक यूनिलैटरल टैरिफ से, जो प्रोटेक्शनिज्म है उससे परेशान है, जियो पॉलिटिकल राइवलरी जो हो रही है उससे परेशान है, आपस में सोलिडेरिटी की कमी है। इसी चीज को दूर करना चाह रहे हैं सब लोग मिलकर। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स में साउथ साउथ कॉपरेशन को डिस्कस करिए, किस तरह से साउथ साउथ कॉपरेशन जो है ये ग्लोबल गवर्नेंस को नया शेप दे सकता है। इंडिया का जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप है ब्राजील के साथ या साउथ अफ्रीका के साथ, उसको आप कंपेयर करिए चाइना का जो बीआरआई है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ। इस तरह की चीजों, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, तो आप आराम से इसमें आंसर दिया जा सकता है इसमें, ठीक है। सेंटर अनवील्स पॉलिसी टू टैकल टेररिज्म थ्रेट्स, इसमें एक काउंटर नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रेटेजी लाई गई है जिसका नाम रखा गया है प्रहार, है ना। प्रहार। आज जो हमने आपको एमसीक्यू दिया था उसका आंसर यही है। अगर आप अच्छा लगे तो कमेंट कर लीजिए, याद रहेगा आपको, है ना। तो अभी एक जो सेंटर ने काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाई है उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्रहार। अब देखो बहुत सारे इसमें न्यूज आर्टिकल्स हैं। अभी भारत टैक्सी की बात हो रही है, भारत टैक्सी। अभी याद करो, आपको जब भी आप कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करते हो तो आपको हमेशा आपको चर्चा होता होगा अमूल कोऑपरेटिव का। अमूल कोऑपरेटिव में क्या हुआ था कि करीब करीब 36 लाख, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है कि 36 लाख महिलाओं और बहनों ने पैसा कंट्रीब्यूट करके अमूल को दिया और अमूल एक फैक्ट्री के रूप में उभर आई और आज उसका टर्नओवर जो है 1.2 लाख करोड़ का है। सिमिलरली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहां टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो एक भारत टैक्सी फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं। भारत टैक्सी एक फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं, या भारत टैक्सी एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जहां पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो साथ मिलके आए, अमूल की तरह एक कोऑपरेटिव बनाए। अब आपको पता होगा अमित शाह जी इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो कौन से मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी हैं। अब आपको बताना है कि हमारे संविधान में एक रिसेंट अमेंडमेंट्स हुआ था कोऑपरेटिव्स को लेके, वो कब हुआ था और वो कौन सा अमेंडमेंट था, है ना। ये पक्के से कमेंट करना। देखो इसी तरह के सवाल आते हैं, जो रिसेंट चल रहा है उससे स्टैटिक रिलेट कर दिया जाता है। तो अभी बात की जा रही है कि जो प्लेटफॉर्म एक बनाया जा रहा है भारत टैक्सी, इसमें क्या होगा कि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स अपना अपना पैसा लगाएंगे, 500 रुपया लगाएं, 1000 रुपया लगाएं, तो हम एक ऐसा टैक्सी फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे जहां पे वो स्टार्टिंग में पैसा लगाएंगे, 2-3 साल के बाद जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा वो प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, मतलब उनकी ओनरशिप रहेगी। तो कॉपरेटिव्स का जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें ये एक प्रोपोज्ड मॉडल है, इसकी चर्चा आप जरूर करें अमूल के साथ। इस आर्टिकल को रखने का यही उद्देश्य था और अभी बहुत न्यूज में है चूंकि अमित शाह जी ने एक मीटिंग की है कल इसके साथ। अब आते हैं हम इंडिया ब्राजील रिलेशंस पे। इंडिया ब्राजील रिलेशन के बारे में मोटा मोटी हमने समझ लिया कि अभी लुला डा सिल्वा जब इंडिया आते हैं तो, और ब्रिक्स समिट होने वाला है, तो इंडिया ब्राजील के टाइज को कंसोलिडेट करने के लिए काफी कुछ हो रही है। बायलैटरल ट्रेड को स्ट्रेंथन करना है, मल्टीलैटरल कॉपरेशन को बढ़ाना है, प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड जो चल रहा है उसको टैकल करना है, उसको काउंटर करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो इंडिया ब्राजील का जो ग्लोबल साउथ में दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री है, ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना चाह रहे हैं। फिर याद करो इब्सा और ब्रिक्स के बारे में हमने चर्चा की। फिर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे हमने देखा कि करीब $18 बिलियन का ट्रेड है, इसको बढ़ा के वो 20 से 25 यानी कि मान के चलो कम से कम $25 बिलियन का ट्रेड तो करना चाहेंगे ये। फिर 2030 तक इसको बढ़ा के वो $30 बिलियन करना चाहेंगे ट्रेड, क्योंकि ट्रेड नहीं बढ़ेगा तो फिर एवरीथिंग गोज अराउंड इट।
फिर जो वो सेक्टर्स हमने बात की, एनर्जी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, इन सब चीजों पे बात होगी। फिर मल्टीलेटरलिज्म जो डेवलप करना है उसके लिए कैसे हम आगे बढ़े साथ में, उसके लिए डिस्कशन हुआ। तो इंडिया ब्राजील इन्हीं सब चीजों पे कोऑपरेट कर सकती है, कोऑपरेट कर रही हैं। तो यही इस आर्टिकल का मेन मकसद है देने का। आप समझ चुके हैं, जरूरत नहीं इसको पढ़ने की। इंडिया ब्राजील का जो आपका स्टैटिक्स बनाया हुआ होगा नोट्स, उसको पढ़िए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कवरिंग दिस, है ना। इस एक सवाल हमने देख ही लिया कि किस तरह से साउथ साउथ कॉपरेशन या ग्लोबल साउथ इंडिया की या वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको शेप कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं इसमें। अगला है न्यूज कि बिहार बैन्स मीट फिश सेल्स नियर स्कूल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। इसका हमने देखा था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक रूल है उसके अंतर्गत इसको लाया जा रहा है। वो सेक्शन 345 ऑफ बिहार म्यूनिसिपल एक्ट 2007 है, जिसके अंदर वो कहा जा रहा है कि जो भी इलीगल एंड फिश शॉप्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि मीट फिश जो है स्कूल या रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड नहीं बिकेंगे। हो सकता है ये जो करंट रिजाइम है, करंट गवर्नमेंट है, कुछ एक इशू बनाना चाह रहे हो। खैर हमको उसमें नहीं जाना है, जो हुआ वो समझ लेना है, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशूज होते हैं, ना इसको कहीं मेंशन करना है, बस आपकी जानकारी के लिए इसको पढ़ना है। अगला है एमपीज कूनो नेशनल पार्क टू गेट 8 मोर चीताज। कहां से आ रहे हैं चीता? बोट्सवाना से आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में है। इससे ज्यादा आप ना देखें, आप इसका आंसर कमेंट कर देंगे, क्योंकि दोनों आंसर मैंने बता दिया आपको। अगला आर्टिकल है इंडियाज एनर्जी शिफ्ट थ्रू ग्रीन अमोनिया रूट। अभी आप देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में काफी बातें चलती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। अब आप मुझे ये बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, अमोनिया को बनाने का प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एक जो N2+3H2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3 बनता है, इस तरह से होता है ना, N2+3H2 जो जाता है ऐसे, फिर ऐसे 2NH3 बनता है। तो इसका जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थोड़ा इंगेज करो यार, कमेंट करो। कोई कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं चलता आप पढ़ भी रहे हो या बस कथा की तरह सुन के चले जा रहे हो। तो ग्रीन अमोनिया जो है वो क्या कह रहा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हमारे पास बन रहा था, ग्रीन हाइड्रोजन की जो हमारी इकोसिस्टम डेवलप की थी, उसको लेके हम ग्रीन अमोनिया बनाएंगे। तो ग्रीन अमोनिया बनाने से हम जो क्लीन एनर्जी की दिशा में अपना योगदान करना चाहते हैं, क्लीन एनर्जी की दिशा में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। और अमोनिया जो कि इस्तेमाल होता है कहाँ? फर्टिलाइजर्स में। अमोनिया जो इस्तेमाल होता है बहुत जगह होता है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर एनर्जी डिपेंडेंस के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। उसका इस्तेमाल हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में ग्रीन अमोनिया बनाने में कर सकते हैं। और इससे हम अल्टीमेटली जो क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा जो ट्रांजिशन है उसको फ्रुक्टिफाई कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यही था। आप कुछ चीजों के बारे में देखेंगे, अमोनिया बनाने का प्रोसीजर क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कितने तरह के हाइड्रोजन हो रहे हैं, ग्रीन, रेड, पर्पल, ग्रे क्या है सब, क्योंकि डायरेक्ट सवाल यहां से पूछे जाते हैं। आप कमेंट करेंगे कि अमोनिया कैसे बनता है। अगला है व्हाट्सएप टेल्स सुप्रीम कोर्ट इट डज नॉट शेयर डेटा विथ मेटा। अभी रिसेंटली याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा था, एक बहुत टफ स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि टेक इट और लीव इट। आप कभी भी अपना डेटा शेयर नहीं करेंगे मेटा को, क्योंकि हमारे यहाँ डीपीडीपी रेगुलेशन वही कहता है, डीपीडीपी एक्ट जो है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है आपका कि आप डेटा शेयर नहीं करेंगे। और ये चीज आज एक्सेप्ट किया, व्हाट्सएप ने कल एक्सेप्ट किया कि हम मेटा के साथ डेटा शेयर नहीं करते हैं। ऑल्दो हमारी कंपनी सेम है, हमारी पेरेंट कंपनी सेम है, इस पे कुछ दलीलें हुई, हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे काम की चीज सिर्फ इतनी थी कि व्हाट्सएप मेटा का इशू क्या है। व्हाट्सएप मेटा का इशू हमने देख लिया है कि क्या हो रहा था कि व्हाट्सएप जो पेरेंट कंपनी से मेटा है वो अपना डेटा मेटा के साथ शेयर करती है, लेकिन डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ऐसा करने से मना करता है। वो चले जाते हैं कोर्ट में कुछ डिसीजन होता है, कोर्ट ने मना किया, फिर मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में मेटा की तरफ से आते हैं कपिल सिब्बल, वो कहते हैं कि नहीं, जो भी ऐसा किया जा रहा है दैट वो जो न्यूज़ हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हैं, उसका कोई बेस नहीं है, हम कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। यही इस न्यूज़ का मेन पॉइंट था। और इसके अलावे जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स है पॉलिटिकल इन नेचर है, हमारे काम की चीज़ नहीं है। आप अगर देखना चाहे, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। जो एडिटोरियल्स भी हैं वो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी रेलिवेंसी उनकी नहीं है, इसलिए इनका उसका डिस्कशन करना व्यर्थ है। पढ़ाई पे ध्यान दें, मेंस पे फोकस करें। अगर जिनका प्रीलिम्स है वो अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें और थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर को डेली लेके चलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।